तेरे साथ। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। दिखाएंगे खबरें, खेलों और जगत की भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। छत्रपति शिवाजी की 393वीं जयंती आज। आगरा किले में पहली बार आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम। पुणे में थीम पार्क शिव दृष्टि का केंद्रीय गृह मंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, छत्रपति से आने वाली पीढ़ियां लेंगी प्रेरणा। अमित शाह ने महाराष्ट्र कोल्हापुर में की विजय संकल्प रैली। कहा, 2024 में होगा एक समृद्ध और सशक्त भारत बनाने का चुनाव। 2014 से पहले देश में व्याप्त अर्थव्यवस्था, अव्यवस्था, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के लिए यूपीए सरकार पर किया हमला। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में 24-25 फरवरी को होगी आयोजित। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो संपत्ति और सीमा पार भुगतान प्रणाली को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के सामने नहीं पेश हुए मनीष सिसोदिया। बजट तैयारी की व्यस्तता का दिया हवाला, मांगी मोहलत। भाजपा ने किया हमला, कहा कब तक बचेंगे घोटालेबाज। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली को लेकर भाजपा एनपीपी आमने सामने। मेघालय तुरा में 24 फरवरी को पीए संगमा स्टेडियम में नहीं मिली रैली की इजाजत। भाजपा ने कहा, अमित शाह के दौरे के बाद घबरा गए हैं मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त हुआ पूरा। एनडीआरएफ की आखिरी टुकड़ी स्वदेश लौटी। तुर्की सीरिया में अब तक भूकंप से 46,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। भूकंप के 13 दिन बाद तुर्की में 2 प्रांतों को छोड़ देश में बचाव कार्य किए बंद। दिल्ली क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 42 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट चटकाए। 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बनाई। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती है। शिवाजी की जयंती पर देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुणे में छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण सरकार बाड़ा का उद्घाटन किया, तो पीएम मोदी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती पर आगरा से लेकर नागपुर तक उनके अप्रतिम शौर्य और अदम्य साहस को याद किया गया। ये पहला मौका है जब आगरा के किले में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में पारंपरिक अंदाज में सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर जश्न के रंग में नजर आए। आगरा किला का शिवाजी के जीवन में विशेष महत्व रहा है। साल 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा दरबार में बुलाया था, लेकिन उचित सम्मान नहीं मिलने पर शिवाजी ने विरोध जताया तो धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया था। लेकिन शिवाजी औरंगजेब की कैद से बच निकले और सकुशल रायगढ़ वापस पहुंच गए।
उन्होंने दक्षिण में कई राज्यों पर आधिपत्य जमा लिया था और उसके बाद 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ। 19 फरवरी 1630 में शिवाजी का जन्म शाहजी राजे भोसले और जीजाबाई के घर शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था और उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। छत्रपति शिवाजी के जन्म जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में छत्रपति के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण सरकार वाड़ा का उद्घाटन किया। ये पार्क पर्यटकों को शिवाजी की वीर गाथा से परिचित करवाएगी। 21 एकड़ में फैले इस पार्क में 3D तकनीक का प्रयोग कर शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया जाएगा। अंबे गांव स्थित इस पार्क को 438 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। स्वराज को स्थापित कर उन्होंने पूरे उस कालखंड की दुनिया में एक संदेश भेजा था कि हिंदुस्तान पर इस प्रकार से कोई अत्याचार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी के साहस एवं सुशासन पर उनके विचारों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों की निरंकुशता और धार्मिक उत्पीड़न की नीतियों के खिलाफ स्वराज की स्थापना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 का आम चुनाव भाजपा की जीत के साथ महान भारत की रचना का चुनाव है। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं, ये चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का। अमित शाह ने यूपीए शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ था। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर पद के लिए विचारधारा को छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज असली शिवसेना भाजपा के साथ आ चुकी है। अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। खबर दिल्ली से। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया लगातार सवालों के घेरे में है। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अपनी व्यस्तता का हवाला देकर उन्होंने सीबीआई से कुछ मोहलत मांगी, जिसे सीबीआई ने स्वीकार कर लिया। समय मांगने के मामले पर भाजपा ने मनीष सिसोदिया पर हमला किया है और कहा है कि वो सवालों से बच रहे हैं। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया आरोपी है और आबकारी नीति को लेकर उनसे सवाल जवाब होने हैं। दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ी और घोटाले को लेकर के मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है।
हालांकि उन्होंने सीबीआई को सूचित किया है कि दिल्ली का बजट बनाने में वे व्यस्त हैं और उन्हें कुछ दिन की मोहलत चाहिए। दिल्ली का अगला 1 साल का बजट अभी मैं तैयार कर रहा हूं और फाइनल स्टेज पे है बजट की सारी तैयारी। फरवरी के एंड तक मुझको वो तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। तो इसीलिए मैंने सीबीआई के ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आपकी हर पूछताछ में मैंने सहयोग किया है, मैं आगे भी करूंगा। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि बजट की एक हफ्ता 5 दिन ये फरवरी के एंड में मुझे फिर से बुला लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई ने फिलहाल पूछताछ के लिए नई तारीखों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन मनीष सिसोदिया की दलील को मानते हुए कुछ दिन की मोहलत जरूर दी है। इधर भाजपा ने मनीष सिसोदिया पर राजनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा ने कहा कि वे पूछताछ से भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी। शुरुआती दौर से पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, फिर मामले को डाइवर्ट करना, किसी भी सवाल का शराब घोटाले पर जवाब न देना, जांच को प्रभावित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाना, और अब बहानेबाजी पर उतर आई है आम आदमी पार्टी। और जिस प्रकार से बड़ा मुनाफा कराया गया और ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हुई, इसके भी प्रमाण सामने आ चुके हैं। और ये सारा घोटाले का पैसा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इन तमाम सवालों से भागने के लिए, छिपने के लिए आज मनीष सिसोदिया फिर से एक बहाना बना रहे हैं। यह दूसरा मौका है जब सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति में गड़बड़ी के मामले में मनीष को पूछताछ के लिए समन भेजा है। सीबीआई द्वारा जारी चार्जशीट में फिलहाल मनीष का नाम शामिल नहीं है, लेकिन वे मामले में आरोपी हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर 2022 को मनीष से पूछताछ की गई थी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 नवंबर 2021 में लागू हुई थी, लेकिन घोटालों और गड़बड़ी की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जुलाई 2022 में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। उसके बाद 31 जुलाई को केजरीवाल सरकार को आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी थी। वापस की गई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के राजस्व में 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान के आरोप दिल्ली की प्रदेश सरकार पर लगे हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया ने शनिवार को पूछताछ में सहयोग करने का दावा किया था और एक ट्वीट भी किया था, लेकिन रविवार को उनको अचानक से बजट की व्यस्तताएं याद आना विपक्षी दलों को वार करने का मौका दे गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाराष्ट्र शासन पर्यटन विभाग आयोजित श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मोत्सव महाआरती समारोह। लाखों की तादाद में शामिल हो जाइए रविवार 19 फरवरी के दिन शिवनेरी किले पर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। G20 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक दिनांक 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले 22 फरवरी 2023 को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता अजय सेठ, सचिव आर्थिक कार्य, और डॉक्टर माइकल डी पात्रा, उप गवर्नर आरबीआई द्वारा की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर G20 FCVD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक से ठीक पहले आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। G20 भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों FMCBG की पहली बैठक दिनांक 24 और 25 फरवरी 2023 को
बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित की जाएगी। भारत के माननीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। G20 FMCBG की बैठक से पहले दिनांक 22 फरवरी को G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता सचिव आर्थिक कार्य भारत सरकार और उप गवर्नर RBI द्वारा की जाएगी। श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री भारत सरकार G20 FCBD की बैठक का उद्घाटन करेंगे। मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा के लिए स्टेडियम न दिए जाने पर भाजपा और NPP आमने सामने आ गए हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली तुरा में प्रस्तावित थी। PA संगमा स्टेडियम के लिए भाजपा ने इजाजत मांगी थी, जिसे प्रशासन द्वारा यह कहकर ठुकरा दिया गया कि स्टेडियम निर्माणाधीन है। इस पूरे मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने बताया कि स्टेडियम का 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। इसके बावजूद स्टेडियम नहीं दिया जा रहा है। भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ताधारी NPP को जमकर घेर रही है। साथ ही तुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान राज्य की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद सत्ताधारी NPP और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा घबरा गए हैं। We had applied for Prime Minister Modi's rally permission in Tura. We have received this letter जहां पे ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी की रैली तुरा के PA संगमा स्टेडियम में अलाउड नहीं हो सकती, और उसका कारण ये बताया गया है कि ये स्टेडियम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा सवाल यह है कि अगर PA संगमा स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ है PM की रैली के लिए इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो 16 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर CM कॉनराड जी ने उस स्टेडियम का उद्घाटन किस हिसाब से किया? मेघालय में चुनाव को देखते हुए बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ती जा रही है। BSF ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। कालीबारा बॉर्डर आउटपोस्ट सहित सभी स्थानों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तुरा में BSF के DIG हरमीत सिंह ने DD न्यूज से बताया कि सुरक्षा और निगरानी से जुड़े सभी कदम उठाए जा रहे हैं। हम अपने इलाके में डोमिनेशन के लिए कुछ अपने OPs, पेट्रोल्स बढ़ाते हैं, और इसके अलावा डेप्थ एरिया में भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। हम इंट एफर्ट में भी थोड़ी उसमें तेज़ी लाते हैं। अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो उसके चलते हमें थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि जो ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाएँ। और किस प्रकार से नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तैयारियां हैं, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल वरिष्ठो तुरा से और उर्मिलेश भट्ट जो है कोहिमा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम विशाल का रुख करते हैं जो तुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, किस तरीके से अगर बात की जाए तो इस बार अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो अहम मसले और मुद्दे हैं वो किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं? राजनीतिक दलों के लिहाज से बात की जाए, आम जनता के लिहाज से बात की जाए। देखिए आरेंद्र, अगर हम मेघालय की बात करें तो 60 सीटें हैं यहाँ पर, और 60 सीटों में से 36 सीटें खासी और जयंतिया हिल्स के अंदर है और 24 सीटें गारो हिल्स के अंदर है। गारो हिल वो इलाका है जहाँ से मुकुल संगमा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे कांग्रेस संगमा पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी का खतरा कांग्रेस संगमा पर मंडरा रहा है। ये वजह कि उन्होंने गारो हिल्स को छोड़ा नहीं है, राजधानी शिलोंग वो गए नहीं है और काफी दिनों से यही डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो हमलावर है और उसका कहना है कि अगर उसकी सरकार आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत एक कमेटी बिठाएगी और सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देगी। इसके अलावा बीजेपी का यह भी कहना है कि हमने इसलिए अलग जाने का फैसला किया, पिछले बार आपको मालूम होगा कि एनपीपी और बीजेपी का अलायंस था
लेकिन इस बार बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि उसका कहना है कि जो भी पैसा दिल्ली से आता था उसका सदुपयोग मेघालय में नहीं होता था, क्योंकि भ्रष्टाचार उसका एक बड़ा कारण है। इसलिए 60 सीटों पर बीजेपी ने इस बार अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जी विशाल, आप रहिए हमारे साथ और उर्मिलेश का रुख करते हैं। उर्मिलेश, क्या कुछ इस बार के विधानसभा चुनाव के अहम मसले और मुद्दे के लिहाज से बात करें, क्योंकि आप कोहिमा में मौजूद हैं, किस तरीके से इस बार की चुनावी विसात बिछी है? होना है 27 फरवरी को। और जैसे कि अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की, तमाम जो राजनीतिक दल यहाँ पर हैं उन्होंने अपनी ताकत जो है चुनाव प्रचार में झोंक दी है। अपने तर्कस से हर वो बाण जो है तमाम जो राजनीतिक दल है वो निकाल रहे हैं जो कि उनके लिए फायदा दिलाए। लिहाजा ऐसे तमाम जो है मुद्दे यहाँ पर है, तमाम यहाँ पर ऐसे राजनीतिक दल आरोप और प्रत्यारोप आपस में लगा रहे हैं। लिहाजा लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है आरिंद्र की यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी का जो गठबंधन है वो जो है अभी तक अगर देखा जाए तो एक तरफ से कह सकते हैं कि बढ़त में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी यहां पर जो है निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। लिहाजा अब जो नागालैंड में जो चुनाव होना है तो वो 59 सीटों के लिए होना है, जिसके लिए कि चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है। इस तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस जो है जो पिछली बार उसकी कमियां रह गई है उन कमियों को पूरा करने के लिए जो है कांग्रेस अपनी कमर कसी हुई है। वही दूसरी तरफ जो एनपीएफ है, यहाँ पर नागालैंड पीपुल्स फ्रंट है, उसका भी यह मानना है कि हम इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब ये देखना होगा आरिंद्र, हालांकि जनता जनार्दन नागालैंड की तय करेगी कि आने वाले 2 मार्च को जब यहाँ पर काउंटिंग होगी तो जनता जनार्दन किसको जनादेश देगी। लेकिन ये जरूर है कि नागालैंड की जनता विकास के मुद्दे पर इस समय वोट दे रही है। नागालैंड की जनता जो है यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ सहित तमाम जो सड़कें हैं उसको लेकर के वोट दे रही है। हर घर जल की जो बात करें तो यहाँ पर नागालैंड की जनता को कहीं ना कहीं वो जब वोट देने जाएंगे तो उनके मन मस्तिष्क में यह बात जरूर होगी। इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर कई बिंदु है, कई स्थानीय मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी का कहना है कि हमने पिछले 5 साल जो काम किया है उन 5 सालों के काम को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो काम यहाँ पर धरातल पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रेलवे लाइन जो है कोहिमा के नजदीक तक पहुंचने वाली है। इस तरीके से जो 4 लेन का काम यहाँ पर है वो काफी तेजी से चल रहा है। लिहाजा यहाँ पर एक तरफ जहां जनता का यह मानना है कि जो विकास है उस विकास के नाम पर हम वोट देंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनपीएफ सहित तमाम जो दल है उन दलों को जो है ये कोशिश है कि हम पिछली बार जो कसिक रह गई थी, पिछली बार की जो कमी रह गई थी वो इस चुनाव में पूरा करेंगे। आरिंद जी विशाल, महत्वपूर्ण चीज ये भी क्योंकि आप तुरा में मौजूद हैं और तुरा में प्रस्तावित प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि जो स्टेडियम मांगा गया था वो नहीं मिल रहा। इसको लेकर भी राजनीति गरमाने लगी है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट और किस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी? देखिए अरिंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 24 तारीख को प्रस्तावित रैली थी और जो वेन्यू चुना गया था प्रधानमंत्री की रैली के लिए वो पीए संगमा स्टेडियम में चुना गया था। लेकिन एनपीपी जाहिर सी बात है उसको नहीं देना चाह रही है, उसके लिए बहानेबाजी कर रही है। उनका अगर ये कहना है कि स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं है तो दिसंबर में क्यों उसका उद्घाटन कर दिया गया आनंद फानन में, वो इसलिए क्योंकि एनपीपी श्रेय लेना चाहती थी कि इससे पहले कि चुनाव अनाउंस हो उससे पहले वो उसका क्रेडिट ले ले कि हमने एक्सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, क्योंकि इस खेलों के अंदर पूर्वोत्तर के अंदर मेघालय का वो स्थान नहीं मिल पाया, वो ऊंचाइयों को मेघालय नहीं छू पाया है, जिसके लिए मणिपुर जैसे राज्य है, बाकी जो स्टेट्स है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम एक स्टेडियम बनाकर देंगे, एक इंडोर स्टेडियम। अब लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन हो जाएगा बीजेपी और एनपीपी के बीच। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हम बीजेपी और एनपीपी की बात कर रहे हैं तो जो बाकी पार्टियां हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। आर्येंद्र जी, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी पिछले चुनाव के अंदर 28.5% सीट लेकर, वोट शेयर लेकर, और 21 सीट्स उन्होंने हासिल की थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सरकार नहीं बना पाए और एनपीपी 19 सीटों के साथ बीजेपी के समर्थन और यूडीपी के साथ उन्होंने एक अलायंस बनाया और सरकार बना ली। लेकिन इस बार कांग्रेस बिल्कुल भी यहां नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के जो मुकुल संगमा थे, जो उनके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने एनमास 12 एमएलएस के साथ उन्होंने टीएमसी का हाथ पकड़ लिया और कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया उन्होंने। और अब जो है गारो हिल्स की अगर हम बात करें, संगमा वर्सेस संगमा का लड़ाई है वहां पर, और गारो हिल्स के अंदर बीजेपी ये कह रही है कि आपने दोनों संगमाओं को
मौका दिया, लेकिन आप बीजेपी को मौका दें और हम आपको ऐसा स्टेट देंगे, डबल इंजन की सरकार देंगे जो आपको करप्शन फ्री होगी, जिसमें एम्पावरमेंट होगा महिलाओं का, युवाओं का। एम स्टैंड्स फॉर मोदी, एम स्टैंड्स फॉर मेघालय। जी उर्मिलेश, महज अगर हम बात करें कोहिमा या नागालैंड की ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की में ही कहीं ना कहीं शांति स्थापना एक बड़ा एक मसला हुआ करता था एक समय, लेकिन अब हमने देखा कि बीते वर्षों में किस तरह से शांति स्थापना हुई है, विकास को तेज गति दी गई है। क्या ये जो एक पूरा नैरेटिव है इस बार के विधानसभा चुनाव में एक अहम जमीनी तौर पर मसला और मुद्दे के तौर पर दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आरिंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्थ ईस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रहा है। आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर के विकास को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खाका तैयार किया है। तमाम जो है यहाँ पर जो विकास परियोजनाएं हैं, कई सारी करोड़ों हजारों की जो विकास परियोजनाएं यहाँ पर आरिंदर चल रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन नॉर्थ ईस्ट की बात कर सकते हैं कि एक विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में यह था कि प्रत्येक जो है हफ्ते में यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री जो है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यहाँ का दौरा करता था और वो यहाँ पर जो है तमाम नॉर्थ ईस्ट की जनता को कुछ ना कुछ सौगात अपने मंत्रालय की तरफ से दिया करता है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये बात जो है पूर्वोत्तर की जो जनता है उस जनता के पास मन मस्तिष्क में जरूर होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, और अगर यहाँ नागालैंड में भी अगर वो सरकार बनती है, जो यहाँ पर एनडीपी और भारतीय जनता पार्टी की जो है गठबंधन सरकार अगर बनती है, तो कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार एक होगी और इससे कहीं ना कहीं जो फायदा होगा वो नागालैंड की जनता को होगा। और रही बात शांति के, निश्चित तौर से अगर 2018 से पहले की अगर बात की जाए आरिंदर, तमाम हमारे दर्शक जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा हवा तैयार किया गया था कि जिस तरीके से यहाँ पर अशांति की बात की जाती थी, हर आदमी को डराया जाता था। लेकिन आज वो बात कहीं ना कहीं ये कि काफी हद तक जो है सॉल्व हो चुकी है, काफी हद तक उस बात को जो है उस बात का सुझाव और जो उस बात थी उस बात को हल कर दिया गया है। तो आज के जो समय है, इस समय नागालैंड की जनता के मन में जरूर ये बात होगी कि जो 2018 से पहले जो सरकारें यहाँ पर रही है, उन सरकारों ने जिस तरीके से नागालैंड के साथ जो है भेदभाव किया है, तो कहीं ना कहीं अब जो है ये सरकार आई है, इस सरकार ने विकास का जो एक खाका है वो जो है खींचा है नागालैंड में, और उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिलेगा। आरिंद, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है आरिंद कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले चुनाव में खाता ही नहीं खोला था और इस बार वो कोशिश में है कि वो सत्ता में वापस आए, तो ऐसे में देखना होगा कि नागालैंड पीपुल्स फ्रंट और उसका जो गठबंधन था वो नहीं हो पाया है, और लिहाजा जो है कांग्रेस को पिछली बार जो खाता था वो खाता ही नहीं खोल पाया है। तो अब ये देखना होगा कि जब हमने यहाँ पे जो नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के जो नेता है और कांग्रेस के जो नेता है, जब हमने उनसे बात की है, तो उनका कहना था कि हमारा अलायंस यहाँ पर नहीं हो पाया है, गठबंधन नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ हम जो है चुनाव के बाद अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती है तो उसमें गठबंधन करेंगे। तो निश्चित तौर से जब ये चुनाव से पहले गठबंधन नहीं हुआ है, तो नागालैंड की ये जनता जानती है कि ये बाद में जो राजनीतिक उठापटक होगी उससे कहीं ना कहीं जो है नागालैंड को जो है ये हो सकता है कि घाटा हो। तो निश्चित तौर से जो बहुमत है वो विकास के मुद्दे पर देगी, जो यहाँ पर डेवलप काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट जो काम चल रहे हैं, उन कामों को लेकर के जो है वोट देगी। आरिंद्र जी विशाल, जो बात उर्मिलेश कर रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागालैंड हो या फिर मेघालय हो, हमने देखा है कि जो राष्ट्रीय दल तो अपनी मौजूदगी दिखाते ही हैं, साथ ही साथ तमाम क्षेत्रीय जो दल है वो भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं राज्य की विधानसभा को लेकर। प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस के लिहाज से भी कई प्रकार की राजनीतिक जो गुणागणित है वो देखने को मिलता है। इस वक्त उस लिहाज से किस तरह से आप मौजूदा समीकरण को देखते हैं, अगर हम बात करें मेघालय के लिहाज से? तो देखिए आरिंदर, ये बड़ी अजीब सी बात है कि टीएमसी सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने भी दावा कर दिया है कि वो सब जगह चुनाव लड़ेंगे, और अभिषेक बनर्जी आते हैं टीएमसी से और कहते हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्टीज को पोस्ट पोल अलायंस उनके साथ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि उनको पूरी तरह से वो अश्योर्ड नहीं है कि वो उनकी विक्ट्री होगी मेघालय के अंदर। जब आप बात करते हैं उर्मिलेश से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, तो मेघालय का एक बड़ा हिस्सा है जो असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और असम की अगर हम बात करें तो वहां का एग्जाम्पल देकर हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि आप आके देखिए किस तरह से शांति बहाल हुई है, किस तरह से रिहेबिलिटेशन हुआ है फॉर्मर मिलिटेंट्स का, चाहे वो अल्फा से हो, चाहे वो बोडोलैंड से एसोसिएटेड हो। लेकिन आपके मेघालय के अंदर एक छोटी सी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, उसके लिए
जो अमित शाह हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि जो मेघालय और असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी हम शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है वो पूरी तरह से शांति बहाल हुई है, ना सिर्फ मेघालय और असम में बल्कि नागालैंड के अंदर। क्योंकि मुझे याद है जब मैं लास्ट इलेक्शन कवर करने आया था मणिपुर के अंदर, तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा हुआ था क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे सेनापति, उखरूल, मणिपुर के जो है वो नागालैंड से शेयर करते हैं बॉर्डर, और वहां पर नागा जो अंडरग्राउंड एलिमेंट्स थे उन्होंने ऐलान किया कि हम इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाएंगे और 40-50 दिन तक यहाँ तक कि तेल और पेट्रोल और डीजल तक यहाँ नहीं आ पा रहा था मणिपुर के अंदर, लेकिन मोदी सरकार आई और वहां पर शांति लौटी। तो पूरा एग्जाम्पल जो केंद्र सरकार है वो ये दे रही है कि आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए, अष्ट लक्ष्मी का नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनकी लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसकी वजह से ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि करप्ट फ्री सरकार जो है, करप्शन फ्री सरकार है, वो भी मिली है नॉर्थ ईस्ट को। और इस पिछली बार जो बीजेपी ने कहा कि हमने अलायंस किया था, वो हमें लगा कि वो हमने गलती करी, और इस बार हम सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप हमें मौका दीजिए और हम आपको करप्शन फ्री सरकार देंगे। और डबल इंजन की सरकार की वजह से मेघालय बाकी जो 8 स्टेट्स है, बाकी जो 7 स्टेट्स है माफ कीजिए, उनके साथ अच्छे से कॉम्पीट कर पाएगा। क्योंकि विकास के मामले में जो प्रतिस्पर्धा देखी गई सभी 8 स्टेट्स में, उसमें मेघालय इसलिए पिछड़ गया क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, और इसके लिए पूरी तरह से जो कांग्रेस संगमा सरकार है वो जिम्मेदार है। जी, और उर्मिलेश, अगर हम बात करें नागालैंड के लिहाज से, तो हमने देखा है कि पिछला विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा का आम चुनाव हो, बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलते हैं वोटिंग करने के लिए। 80, 85, 86, 87% तक लोग निकलते हैं, वोट करते हैं, और ये अपने आप लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है। इस बार और क्या ज्यादा प्रयास किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटे और ये संख्या 90% या उससे ज्यादा तक आती दिखाई पड़े? जी हरिंद्र, बिल्कुल। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे मतदाता है वो काफी जागरूक मतदाता है नागालैंड के। और जैसे कि आपने भी कहा है, दर्शकों को बताया है कि यहाँ पर 80% से अधिक जो है मतदान होता है। तो ऐसे में जो इस समय जो कोशिश है निर्वाचन आयोग की कि ये जो आंकड़ा है पिछली बार का, उस आंकड़े से जो है अधिक यहाँ पर मतदान हो, कहीं ना कहीं एक नया रिकॉर्ड जो है नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बने और मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। ऐसे में जो है तमाम जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर जागरूक कार्यक्रम चला रहा है। यहाँ पर जो है लोगों के बीच में मतदान को लेकर के कई सारे ऐसे जागरूक कार्यक्रम हैं जिनको जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। नौजवानों के बीच में हो या महिलाओं के बीच में हो या फिर जो तमाम जो मतदाता है, वयस्क मतदाता है, उनके बीच में। जैसे कि आरिंद्र, आप जानते हैं कि नागालैंड में जो चुनाव प्रचार करने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका मैंने अभी तक यहाँ पर देखा है। यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जो है कैंडिडेट जाते हैं, अपना वोट मांगते हैं। यहाँ पर किसी तरीके से कोई शोर शराबा नहीं होता है। बहुत साइलेंट तरीके से यहाँ पर जो है मतदाताओं से विनम्र निवेदन के साथ जो है कैंडिडेट वोट मांगता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक मतदाता है। यहाँ पर कोई जो है हो हल्ला नहीं होता है। और राज्यों की तरह यहाँ पर मैंने जो है लाउड स्पीकरों से प्रचार करते हुए बिल्कुल ना के बराबर देखा है। और जिस भी मतदाता से हमने जो है ऑफलाइन बात की है, बिना कैमरे की बात की है, उनका ये मानना था आरिंद्र की यहाँ पर वो एक एक कैंडिडेट को जो है बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वो जानते हैं कि विकास जो है कौन सा कैंडिडेट कर सकता है। ऐसे कई सारे यहाँ पर विलेज काउंसिल है, जिन विलेज काउंसिल ने एक रेजुलेशन पास किया है कि हम लोग फेयर इलेक्शन चाहते हैं, लिहाजा हम किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आएंगे, हम किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आएंगे। जो कि चुनाव में जिस तरीके से धन बल हो या शराब हो या अगर कैश हो, ये किसी भी प्रलोभन में हम लोग नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो मतदाता है कितना जागरूक मतदाता है। उन्होंने यहाँ के जो डीसी होते हैं उस डीसी को जो है बाकायदा एक प्रस्ताव भेजा है, रेजुलेशन भेजा है। उस रेजुलेशन में उन्होंने कहा है कि हम इन तमाम प्रलोभनों से दूर रह करके हम गांव वाले वोट देंगे, निष्पक्ष वोट देंगे। और जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ आए वो कैंडिडेट अपने पहले मुद्दे बताए, वो कैंडिडेट पहले ये बात बताए कि हमारे यहाँ कौन सा डेवलपमेंट करेगा, कौन से विकास कार्य हमारे ग्राम सभा के लिए करेगा। तो निश्चित तौर से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नागालैंड की जो जनता है वो जनता जो है कितनी जागरूक है। और एक बात और है कि आने वाले दिनों में जो 27 फरवरी को जो मतदान होगा, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पिछला तमाम जो रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड टूटेगा और नागालैंड की जनता एक
नई रिकॉर्ड बनाएगी आरेंद्र। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि 27 तारीख को पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। बहुत शुक्रिया विशाल आपका और उर्मिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद खबर बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में पार्किंग विवाद के चलते गोलीबारी की घटना सामने आई है। पूरा मामला जेठूली क्षेत्र का है। फिलहाल गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लगने की बात कही जा रही है, जिसमें से 2 लोगों के मरने की भी खबर है। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। विवाद के बाद एक घर और कम्युनिटी हॉल में आग लगा देने की घटना भी सामने आई है। लोगों की बीच हैरानी इस बात को लेकर भी है कि तकरीबन 50 राउंड गोलीबारी होने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई और मामला प्रदेश की राजधानी का है। ऐसे में चिंता और भी बढ़ जाती है। वो लोग आए, मतलब हंसुए हथियार के साथ और हवाई फायरिंग करने लगे। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जी, थाने की उपस्थिति में हवाई फायरिंग की गई और हम लोग को बोला गया कि आप पीछे हट जाइए। हम लोग पीछे हट गए। उसके बाद थाने को क्रॉस करके, थाने के आयो थे विद्या बाबू और विनोद कुमार यादव, नदी 112, उसके क्रॉस करके हम लोग को खरीद कर मारा गया। हम लोग भाग रहे थे, उन लोग खरीद कर मार रहे थे गोलियों से। और इस पूरी घटना में एक व्यक्ति के मरने की भी खबर आ रही है। और लेकिन क्या है पूरा मामला और अभी तक का अपडेट क्या है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सलमान, वजह क्या थी इस पूरी घटना को लेकर और अभी तक का अपडेट क्या है? देखिए, ये घटना शाम 5:30 बजे की है और ये घटना इस तरह हुई कुछ कि जो वहाँ के मुखिया पति है, वो जेठली जो पंचायत है, वहाँ के मुखिया पति का ड्राइवर अपनी गाड़ी निकाल रहा था और सामने कोई गाड़ी खड़ी थी गैरेज के सामने, तो उसने हटाने को कहा। तो हटाने के बजाय इसी बात पर विवाद हो गया और जो ड्राइवर था उसने या उसके साथियों ने गोली चलाई। ये अभी स्पष्ट नहीं है और काफी बहुत सारे राउंड गोलियां चली, जिसकी वजह से 5 लोग जिनके नाम कुछ इस तरह हैं, चंद्रिक राय, मुंद्रिक राय, रोशन कुमार, गौतम कुमार और नरेंद्र राय, इन लोगों को गोलियां लगी और ये बहुत गंभीर हालत में इन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और फिर गंभीर अवस्था में 4 लोगों को रेफर किया गया पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। तो वहां अभी ये खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की और मौत हुई है और इस मामले पर आक्रोशित लोगों ने जो बच्चा राय है, मुखिया पति के घर को आग लगा दी है
और आगजनी की घटनाएं हुई और तनाव काफी ज्यादा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जैसा कि आई विटनेसेस बता रहे हैं कि ताबड़तोड़ दबंग गोलियां चलाते रहे और पुलिस मौजूद नहीं थी वहां पर, और ऐसा भी नहीं है कि खबर नहीं लगी थी। लोगों का यहाँ तक कहना है कि पुलिस मौजूद थी वहां और उसके बावजूद ये घटना हो गई। तो ये सारा मामला है। अभी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो वो भर्ती हैं इस फायरिंग की घटना में। जी सलमान, महत्वपूर्ण चीज यही कि पटना में ये घटना होती है और साथ साथ ये भी कि पुलिस की मौजूदगी आसपास होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा संख्या में वहां पे गोलीबारी होती है और वक्त रहते कार्रवाई नहीं होती है। तो एक तरीके से राज्य प्रशासन और तरीके से उनकी जो तुरंत कार्रवाई का जो पूरा मामला है उस पर सवाल खड़े करता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जी बिल्कुल, ये बात तो उठती है कि, और जैसे कि लोग कह रहे हैं, जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा, उसका यही कहना है कि वापस जो जंगल राज है वो लौट आया है और समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होना दबंगों पर, या इस तरह से खुलेआम गोलीबारी कर देना। वो असलहे जो थे वो लाइसेंसी थे या नहीं थे, और लाइसेंसी भी रहे हों तो इस तरह से खुलेआम गोलीबारी नहीं की जा सकती है। और ये सारी घटनाएं हैं जो इस ओर इंगित करती हैं कि प्रशासन चुस्त नहीं था वहां पर, और जो दबंग थे उनके पास हथियार भी थे, और एक पुरानी रंजिश भी इससे कह सकते हैं कि एक तरफ मुखिया पति थे और दूसरी तरफ पूर्व पंचायत सदस्य का पक्ष था, जिन लोगों के बीच ये गोलीबारी की घटना हुई। और फिर उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई, संघर्ष भी हुआ, पत्थरबाजी हुई और फिर आगजनी की घटना हुई। तो ये सब इस ओर इंगित करता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पटना में, या कहें कि राज्य में, अभी ठीक नहीं है। बिल्कुल, और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जिस प्रकार की तस्वीरें ये निकल के आई। बहुत शुक्रिया सलमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश से। गाजियाबाद में लूनी के रूपनगर चौकी इलाके के एक निर्माणाधीन साइट पर लेंटर गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस, फायर सर्विस और एवं मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ को भी घटना की सूचना दी गई, उसकी टीम भी राहत काम में लगी हुई है। घायल मजदूरों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज रात बंगलुरु में पहुंचने के बाद वे सोमवार को उडुपी जिले के बूथ स्तर के एक बैठक में शिरकत करेंगे। उसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को वे चिकमंगलुरु में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंगलवार को वे हासन जिले में भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे श्रृंगेरी मठ जाकर आशीर्वाद लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष का यह दौरा तैयारियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। ऊना पहुंचने पर उनका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी करता रहा है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। एक बार नहीं, कई बार पहले भी ये प्रयास विपक्षी दलों ने किया है। एक बार फिर करके देख सकते हैं। ये मोदी जी के आगे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा है। कोविड की समस्या से बाहर निकालकर अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार के साथ दुनिया में सबसे आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भारत की ओर दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर सके, और भारत एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में।
चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव चिन्ह को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही असंतुष्ट है। तुर्की सीरिया में भूकंप से 41,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की में मदद के लिए भारत से भी एनडीआरएफ की कई टीमें भेजी गई थीं। रविवार को अंतिम टीम ने भी भारत वापसी की। ऑपरेशन दोस्त के तहत इन टीमों को तुर्की भेजा गया था। हरियाणा में ओल्ड पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पंचकुला में धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 फरवरी को कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन होने जा रहा है। इस सेशन का नाम हाथ से हाथ जोड़ो रखा गया है। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन में अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली युवतियों को पुलिस से जोड़ने के लिए थी। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि पुलिस को आम लोगों के साथ जोड़ा जाए और लोगों में वर्दी का भय दूर किया जाए। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक सीमा सुरक्षा बल ने एक ड्रोन बरामद किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन के साथ प्रतिबंधित वस्तु भी मिली है, जिसके हेरोइन होने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में मौसम ने करवट बदली। अचानक मौसम में आए इस बदलाव से शहर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आज संपन्न हो गया। ये मेला 3 फरवरी को शुरू हुआ था। रविवार को मेले का अंतिम दिन होने की वजह से सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने रविवार को लद्दाख के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनके सिंह ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई। हालांकि भूकंप से किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास के पर्यटकों ने आज असम के ग्वालपाड़ा जिले में श्री सूर्य पहाड़ को देखा। यह पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवी देवताओं की मिट्टी और पत्थरों से बनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल है। पर्यटकों में स्विट्जरलैंड के 26 और जर्मनी के 2 नागरिक शामिल हैं। पर्यटकों ने श्री सूर्य पहाड़ स्थित बौद्ध मठ, स्तूप, पत्थर की गुफाओं के उत्खनन स्थल और दशभुजा मंदिर को भी देखा। पर्यटकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हस्तकला प्रदर्शनी का आनंद भी लिया। बाद में यह क्रूज रेशम के लिए मशहूर कामरूप जिले के सुआलकुची पहुंचेगा। सुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। यह बुनकरों का गांव है जो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ है और
इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद खबर खेल से जुड़ी हुई। दिल्ली में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मिले 115 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय स्पिन गेंदबाजों के आगे पूरी तरह से असहाय नजर आई। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 61 रन के आगे खेलना शुरू किया। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन जल्दी ही पवेलियन लौट गए। हेड ने 43 और लाबुशेन ने 35 रन बनाए। इसके बाद स्टीवन स्मिथ और रेनशॉ को आउट कर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डाल दिया। 5 विकेट गंवाने के दबाव से ऑस्ट्रेलियाई टीम उबर नहीं पाई। इसके बाद रविंद्र जडेजा की फिरकी का जादू देखने को मिला और एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। उन्होंने एक ही ओवर में हैंड्सकॉम और कमिंस को आउट किया। इसके बाद नाथन लियो और मैथ्यू कुहिनमान को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 113 रन पर समेट दी। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट लिए, वहीं अश्विन ने 3 विकेट लेने में सफलता पाई। पहली पारी में 1 रन की बढ़त बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 115 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। केएल राहुल 1 रन बनाकर जल्दी ही आउट हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने पुजारा के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने की कोशिश की। हालांकि रोहित 31 रन बनाकर रन आउट हो गए। वहीं विराट कोहली ने संभल कर खेलते हुए पारी को संभाला। इसी बीच विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 25,000 रन पूरे किए। हालांकि वे 20 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए श्रीकर भरत के साथ मिलकर पुजारा ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाकर टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। पुजारा 31 और भरत ने 23 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टेस्ट फॉर्मेट में भारत की यह ऑस्ट्रेलिया पर 32वीं जीत थी। इसी के साथ किसी एक टीम के खिलाफ ये भारत की सबसे ज्यादा टेस्ट जीत हो गई। मैच में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया। मैच के चौथे दिन बंगाल से जीत के लिए मिले 12 रन के लक्ष्य को सौराष्ट्र की टीम ने 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले बंगाल की दूसरी पारी 241 रन पर सिमट गई। कप्तान मनोज तिवारी ने सबसे अधिक 68 रन का योगदान दिया। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने दूसरी पारी में सबसे अधिक 6 विकेट लिए। बंगाल ने अपनी पहली पारी में 174 रन बनाए थे, तो वहीं सौराष्ट्र ने पहली पारी में 404 रन बनाए थे। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने कोई पदक जीता है। रविवार शाम खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत को चीन से 2-3 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। सेमीफाइनल में भारत के HS प्रणय और PV सिंधु को एकल प्रतियोगिता में मिली हार के बाद पुरुष युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी को जीत मिली। इसके बाद त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भी महिला युगल स्पर्धा में जीत हासिल की। हालांकि मिक्स्ड डबल्स में ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी को सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सपना भी टूट गया। फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है।
लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और बात पाकिस्तान की। दिन ब दिन बिगड़ते पाकिस्तान के हालात अब दुनिया से छिपे नहीं हैं। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की सच्चाई क्या है, अब वहां के हुक्मरान भी कबूल करने लगे हैं। महंगाई से त्रस्त आम पाकिस्तान के नागरिक परेशान हैं, तो पाकिस्तान की सरकार हालात संभाल पाने की स्थिति में खुद को असहज महसूस कर रही है। बीते कई महीनों से पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट और कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन अब वहां के रक्षा मंत्री का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो मान रहे हैं कि देश दिवालिया हो चुका है। ख्वाजा आसिफ वीडियो में कहते देखे जा सकते हैं कि पाकिस्तानी एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा ये वीडियो सियालकोट में एक दीक्षांत समारोह का है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ को सरकार संभाले 10 महीने हुए हैं, लेकिन देश की आर्थिक हालत लगातार बेकाबू हो रही है। उधर भयंकर बाढ़ ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। महंगाई दर के 38% हो जाने से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। पाकिस्तान के इस भयानक संकट की बात करें तो वहां विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर के खतरनाक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। केवल 1 महीने से भी कम की जरूरत के डॉलर बाकी रह गए हैं। साथ ही वहां कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। पाकिस्तान में विदेशी ऋण भयंकर स्तर तक बढ़ा है। महंगाई दर बढ़कर 38% हो गई है। 1975 के बाद की ये सर्वाधिक महंगाई दर है। देश में बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती भी हो रही है। चुनावी साल में देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है। साथ ही विनाशकारी बाढ़ से आर्थिक तबाही और बढ़ गई है। शहरी और ग्रामीण खाद्य महंगाई दर 2 अंकों में पहुंच चुकी है। शहरी खाद्य महंगाई दर 39% हो गई है, जबकि ग्रामीण खाद्य महंगाई दर 45.2% हो गई है। जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। 20 किलो आटे की कीमत जनवरी में 1736 रुपए 50 पैसे हो गई है। साथ ही 1 किलो प्याज की कीमत 39 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 231 रुपए तक जा पहुंची है। डॉलर में कमी की वजह से आयातित सामान बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर देख रहा है। हालांकि IMF की टीम पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक करके लौट चुकी है। इस बेनतीजा वार्ता से पाकिस्तान की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रविवार की सुबह इजराइल ने सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक की। ये ड्रोन एक रिहायशी इमारत पर गिरा। हमले में कुछ नागरिकों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। इजराइल साल 2011 के बाद से लगातार इस तरह के हमले करता रहा है। ताजा हमले में एक 10 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस सफर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।